मिट्टी का फ्रिज। योगेश एक कुम्हार था। उसके दादा परदादा भी कुम्हार का काम ही करते थे। इसीलिए अब योगेश का बेटा भीमेश को भी मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता था। जब भी देखो भीमेश अपने पापा योगेश के साथ कुछ न कुछ बर्तन घड़ा बनाता था। एक दिन, देखो पापा, ये कितनी अनोखी घड़ा है। इसका गर्दन लंबा है। मैं इस तरह की मटके शहर में देखा हूँ। अरे बेटा, ये तुम मेरी तरह मटके बनाना छोड़ दो और शहर जाकर कुछ न कुछ काम ढूंढ लेना। ऐसा तुम्हारा कमाई भी बढ़ेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। पापा, मुझे शहर जाकर काम ढूंढना अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसी गांव में रहकर मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता है। भीमेश का बात सुनकर योगेश और उसकी पत्नी कुछ न बोल पाते थे। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, क्यों ना हम भीमेश की शादी करवा लें। और वैसे भी तुम्हारे भाई शरद की बेटी है ना, एक बार तुम्हारे भाई से बात करके तो देखो। उसी दिन रूपा अपने भाई शरद को रिश्ते के बारे में फोन करती है और एक दिन अपने घर आने के लिए पूछती है। उस रविवार को शरद और उसकी बेटी भी योगेश के घर आते हैं। तभी शरद ने बोला, अरे रूपा मेरी प्यारी बहन, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुझे तो भीमेश बहुत अच्छा लगता है। होशियार भी है, सुंदर भी है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल भी कर सकता है। लेकिन बोलो भैया, लेकिन क्या क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी यही है कि ये मटकियाँ बनाकर कितना कमा सकता है। अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन आगे जाकर मैं क्या बोलूँगा कि मेरा दामाद एक कुम्हार है। भीमेश, तुमको आज से ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढना है, नहीं तो कुछ काम यहीं पर करना। ऐसा नहीं तो शादी भी नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर शरद और उसकी बेटी भी चले जाते हैं। उस रात को भीमेश को नींद नहीं आई। रात भर सोचता रहा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। सुबह उठते ही अपने पापा के पास जाता है और उसका आइडिया बोलता है। पापा, मैं एक मिट्टी का फ्रिज बनाना चाहता हूँ। उसमें ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि सब्जियाँ और फल ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि मिट्टी के फ्रिज को बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटा, बिना बिजली के मिट्टी का फ्रिज? चलो अभी से काम पे लग जाते हैं। ऐसा योगेश और भीमेश मिलकर सिर्फ 2 ही दिन में एक शानदार मिट्टी का फ्रिज बना लेते हैं। उस मिट्टी के फ्रिज को उसी दिन गांव के मार्केट में लगाते हैं। एक महिला उनकी बात सुनकर उसको अच्छे दाम में खरीद लेती है और ऐसा ही उनको 100 मिट्टी के फ्रिज बनाने का एडवांस भी मिल जाता है। उनके घर के बाहर मिट्टी के फ्रिज के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। योगेश के घर में सभी खुश हो जाते हैं। भीमेश की मिट्टी का फ्रिज की सफलता सुनकर शरद भी अपने बेटे की शादी भीमेश के साथ कर देता है। कालूराम बहुत ही मेहनती इंसान था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समसपुर में रहा करता था। कालूराम तालाब सफाई का काम किया करता था। वो सूखे से सूखे तालाब की सफाई करके उसमें से पानी निकाल लिया करता था। वो अपनी ऊंट गाड़ी में तालाब सफाई का सामान रखकर गांव-गांव घूमा करता था। तालाब सफाई करवा लो, सूखे तालाब में से पानी निकलवा लो, तालाब सफाई करवा लो। उसकी आवाज़ सुनकर गांव का सरपंच उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे रुकना भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम तालाब सफाई करते हो? जी सरपंच जी, मेरा नाम कालूराम है और मैंने कई गांवों के तालाब साफ किए हैं और उनमें से पानी भी निकाला है। अच्छा, तो तुम हो कालूराम? भाई बहुत नाम सुना है हमने तुम्हारा। तो ठीक है, आओ, हमारे गांव के बाहर भी मंदिर के पास एक तालाब है, उसे साफ कर दो। और अगर उसमें से पानी निकल गया तो जो तुम चाहो हम तुम्हें गांव की तरफ से इनाम देंगे। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो काम सेवा भाव के लिए करता हूँ। ऐसा कहकर कालूराम सरपंच के साथ गांव के बाहर मंदिर के पास वाले सूखे तालाब के पास गया और अपना सामान निकालकर तालाब में उतरकर उसकी सफाई करने लगा।
उसे काम करते करते शाम हो गई और गांव के सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले गए। लेकिन कालूराम अपनी गाड़ी के साथ वहीं रुक गया और थोड़ी देर आराम करने के बाद चांदनी रात में जैसे ही कालूराम तालाब में उतरकर काम करने लगा, तभी वहां पर एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम और हमारे तालाब में क्या कर रहे हो? कालूराम पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर जिन को सारी बात बताई और अपना परिचय दिया। कालूराम की बात सुनकर जिन ने कहा, क्या कहा? तालाब की सफाई? यह तालाब हमारा है और हम सदियों से इस तालाब में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम मेहनती हो और सेवा भाव से काम करते हो, इसलिए हम यह तालाब छोड़कर जा रहे हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस तालाब के बाहर के मंदिर के साथ हमारा भी मंदिर बनवाओ, ताकि लोग हमें भी इज्जत दें। कालूराम हाथ जोड़कर जिन की विनती को स्वीकार करता है। तभी अचानक वहां पे एक तेज रोशनी प्रकट हुई और देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और आसपास की सारी जगह चांदनी रात में सोने की तरह चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई जादुई सुनहरा तालाब हो। जाते जाते जिन कालूराम को बहुत सारे हीरे मोती भी दे जाता है। अगले दिन सुबह जब सरपंच और गांव वाले तालाब पर आते हैं तो तालाब को साफ और पानी से भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। भाई वाह कालूराम, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। सरपंच जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप तालाब के साथ मंदिर के बगल में पानी के जिन्नों का एक मंदिर बनवा दो, उससे आपका तालाब कभी सूखेगा नहीं। सरपंच और गांव वाले कालूराम की बात मान लेते हैं और उस जादुई तालाब के साथ जिन्नों का मंदिर बनवा देते हैं और फिर उस जादुई तालाब में पानी कभी नहीं सूखता। एक गांव में जगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जगन का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में एक फैक्ट्री में बांस की सप्लाई किया करता था। उस फैक्ट्री में बांस से तरह तरह की चीजें बना करती थी, लेकिन जगन को बांस के बहुत ही कम पैसे मिला करते थे। जगन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बने, ना कि उसकी तरह बांस का कारोबार करें। इसीलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन उसके बड़े बेटे सोनू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो बस बांस के तरह तरह के खिलौने बनाता रहता था। जगन उससे बहुत नाराज था। सोनू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत की। इस बार भी तुम्हारी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। समय के साथ साथ सोनू बड़ा हो गया, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं गया। वो अब बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगा, जैसे बांस के बड़े अच्छे खिलौने, बांस का फर्नीचर, मेज, कुर्सी इत्यादि। सारी दुनिया में महामारी फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग जाता है और शहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और उनका काफी नुकसान होता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये महामारी ना जाने कब खत्म होगी। इधर घर में और गांव में बांस के ढेर लगते जा रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमला, मुझे अपनी नहीं तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका ना जाने क्या होगा। यह सुनकर सोनू कहता है, पापा पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोनू अपने माँ बाप को उनके बांस के गोदाम में लेकर जाता है। वहाँ उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बांस की कई तरह की मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाकर रखा था, और वो भी बिल्कुल जैसे शहर की फैक्ट्री में बनते थे। सोनू अपने पापा से कहता है, पिताजी देखिए, मैंने कितना अच्छा फर्नीचर बनाया है। अब आप बांस का फर्नीचर बनाकर शहर में क्यों नहीं बेचते? जगन को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है, लेकिन बेटा, इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा और मजदूर कहाँ से आएंगे, और लॉकडाउन में हम सामान कैसे बेचेंगे? पिताजी आप फिक्र ना करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने गांव के कुछ लोगों को बांस का फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दी है।
और आजकल तो सरकार नया काम करने के लिए खूब लोन भी दे रही है। और बिक्री की तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, लॉकडाउन में हम ऑनलाइन अपना फर्नीचर बेचेंगे। जगन अपने बेटे सोनू को ये काम करने की इजाज़त दे देता है और खुद भी उसके साथ मिलकर बांस का फर्नीचर बनाने लगता है। देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है और अब वो शहर में बांस बेचने के बजाय गांव में ही बांस का फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं और उनका बनाया फर्नीचर शहर ले जाकर बेचने लगते हैं। अच्छा और सस्ता होने के कारण लोग उनके फर्नीचर को हाथों हाथ खरीद लेते हैं और ऑनलाइन भी उनका फर्नीचर खूब बिकता है।